पकोड़ा वाला पकोड़ा चोर। चरण माँ की तबीयत को लेकर बहुत परेशान रहता है। ऊपर से माँ को 6 महीने आराम और दवाइयाँ दी थी डॉक्टर ने। ऐसे में उसकी माँ कहती है, बेटा चरण, दवाइयों का खर्चा अब तू कैसे उठाएगा? डॉक्टर ने कहा था कि दवाइयाँ तो बहुत महंगी है और वो 6 महीने खानी पड़ेंगी। माँ आप चिंता मत करो, आप तो बस आराम ही करो। चरण हर महीने का दवाई का खर्चा उठाने के लिए काम की तलाश में निकलता है। वो बाजार में जाता है जहाँ सुंदर नाम के आदमी का पकोड़े की दुकान देखता है, जहाँ पकोड़े के लिए बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर चरण सोचता है, लगता है यहाँ लोगों को पकोड़े खाना बहुत पसंद है। मैं भी एक पकोड़े की दुकान लगा ही लेता हूँ। चरण अपने पकोड़े का ठेला लगाता है, पर उसे क्या पता था कि लोग सुंदर के हाथों के ही पकोड़े खाना पसंद करते थे। सुंदर के हाथ के पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट रहते हैं, इसलिए चरण के हाथ के पकोड़े खाने लोग आते ही नहीं। इस तरह पूरा दिन चला जाता है, चरण की कुछ भी कमाई नहीं होती। तब वो सोचता है, अरे ये क्या, मेरे पकोड़े खाने तो कोई नहीं आया। और उधर देखो, उसकी दुकान पर कैसी भीड़ लगी हुई है। आखिर उसके पकोड़ों में क्या बात है जो मेरे पकोड़े में नहीं। चरण खुद सुंदर के यहाँ के पकोड़े खाकर देखता है। तब उसे पता चलता है कि सुंदर के बनाए हुए पकोड़े उसके बनाए हुए पकोड़े से कई गुना स्वादिष्ट और अच्छे रहते हैं। तब चरण के मन में एक आइडिया आता है और वो सोचता है, मेरे हाथ के बनाए पकोड़े मैं भी ना खाऊं, इतने घटिया बने हैं। तो क्यों ना मैं सुंदर के यहाँ के पकोड़े चोरी करके उसी को मेरे ठेले पे रख कर बेचूं। वैसे चोरी करना बुरी बात है, पर मैं करूँ क्या, माँ के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। दूसरे दिन सुंदर अपनी दुकान के किचन में पकोड़े बनाकर रखता है, तो चरण अपने पकोड़े उसके पकोड़े के साथ बदल देता है। फिर वही पकोड़े वो अपनी दुकान में ले जाकर बेचने लगता है। चरण की उस दिन अच्छे से कमाई होती है, पर दूसरी तरफ सुंदर के यहाँ के ग्राहक शिकायत करने लगते हैं, अरे क्या बात है सुंदर, आज के पकोड़े में तो स्वाद ही नहीं है। इस तरह धीरे धीरे ग्राहकों की शिकायत की वजह से सुंदर भी वो पकोड़े खाकर देखता है। तब उसे भी कुछ स्वाद अलग ही लगता है। उस दिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। चरण अब पकोड़े रोज चोरी करने लगता है, तो सुंदर को ग्राहकों की शिकायत सुननी पड़ती है। तब सुंदर सोचता है, अरे अब बहुत हो गया, मुझे इस पकोड़े चोर को पकड़ना ही होगा। सुंदर दूसरे दिन पकोड़े बनाकर रखता है और उसके नीचे चूहा पकड़ने वाला चिमटा लगाकर रखता है, ताकि चोर जब पकोड़े उठाने आए तो उसका हाथ उस चिमटे में फंसकर सुंदर उस चोर को पकड़ ले। और आखिर वैसा ही होता है। चरण पकोड़े चोरी करने आता है, लेकिन जैसे ही वो पकोड़े को अपने हाथ में उठाता है तो उसका हाथ चिमटे में फंस जाता है। वो जोर से चिल्लाने लगता है, ओए माँ, मेरी उंगली, अरे बचाओ बचाओ, हे भगवान मेरी उंगली टूट गई। तभी सुंदर वहां आता है और वो चरण को पकड़ लेता है। अच्छा, तो वो पकोड़ा चोर तुम हो, आखिर आज पकड़ में आ ही गए पकोड़े चोर। अब तो बच्चू मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इतने दिन बहुत परेशान करके रखा है तुमने, अब तो पुलिस तेरी अच्छी खबर लेगी। नहीं नहीं भैया, मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने मेरी माँ की दवाइयों के लिए किया है। मेरे सिवा मेरी माँ का कोई नहीं है इस दुनिया में, और वो बहुत बीमार है। कुछ भी करके माँ के दवाइयों का खर्चा उठाना था, लेकिन मेरे पकोड़े बिकते ही नहीं थे, इसलिए मैं आपकी दुकान से पकोड़े चुराता था। मुझे माफ कर दो। इस तरह चरण सुंदर को अपनी सारी सच्चाई बताता है। तब सुंदर कहता है, अरे इसमें चोरी करने की क्या बात थी चरण, एक बार मुझे कहता तो मैं तुम्हें पकोड़े बनाना सिखा देता। लेकिन चलो, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, आज से मैं तुम्हें पकोड़े बनाना सिखाता हूँ। उस दिन से चरण सुंदर से पकोड़े बनाना सीखता है और सुंदर के जैसे ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाकर वो बेचता है। अब तो चरण की भी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। माँ का इलाज भी वो अच्छी तरीके से करता है। इस तरह से सुंदर ने चरण की गलती को माफ करके उसकी जिंदगी सुधार दी। गरीब वुडकटर मैजिकल साइकिल। मोहन एक गरीब लकड़हारा था। जंगल से लकड़ी तोड़कर लाना और उसे बेचकर जो पैसे मिलते उसी से वो अपना घर चलाता था। एक बार की बात है, मोहन लकड़ियां बेचने दूसरे गांव गया। तब एक औरत मोहन से कहती है, बेटा कुछ लकड़ियाँ मिलेंगी क्या? वो क्या है कि लकड़ियाँ न होने की वजह से
मैं मेरे पोता पोती के लिए खाना नहीं बना पा रही हूँ। बड़ा उपकार होगा बेटा गरीब बूढ़ी औरत पर। तब मोहन मन ही मन में सोचता है, अरे अब माँ जी को कैसे मना करूं? मेरे भी तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। लकड़ियां बेचकर घर पैसे नहीं लेकर गया तो रमा चिल्लाएगी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मोहन को खुद से ज्यादा उस बूढ़ी औरत पर दया आती है। वो उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी लकड़ियां देता है और खाली हाथ घर चला जाता है। घर में रमा मोहन की ही राह देखती रहती है। मोहन रमा को सारी बात बताता है। तब वो गुस्से से कहती है, तुम तो आज ऐसे मदद करके आए हो जैसे कि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आज तो बस पानी पीकर ही सोना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। मैं तो तुम्हारी इस गरीबी से परेशान हो चुकी हूँ। रमा गरीबी के ताने देने लगती है। मोहन भी चुपचाप सब सुनकर अनदेखा कर लेता है। दूसरे दिन फिर से मोहन लकड़ियां तोड़कर गांव-गांव लकड़ियां बेचने जाता है। ऐसे में एक दिन मोहन उसी औरत के घर के पास से जाते रहता है। तब वो औरत मोहन को बुलाकर कहती है, बेटा उस दिन तुमने मुझे लकड़ियां देकर मेरी मदद की। आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। वो औरत मोहन को एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा देती है और कहती है, इस लकड़ी के टुकड़े को बेचना नहीं, इसे घर ले जाओ। ये लकड़ी का टुकड़ा तुम्हारे कष्ट हर देगा। मोहन उस लकड़ी के टुकड़े को घर ले जाकर आंगन में फेंक देता है और सोचता है, माँ जी भी ना, मुझे लकड़ियों की क्या कमी, पर फिर भी माँ जी ने ये लकड़ी का टुकड़ा मुझे दे दिया, एक लकड़हारे को। कोई बात नहीं, कल मैं इसे ही काट कर बेच दूंगा। मोहन उस लकड़ी को आंगन में छोड़कर घर के अंदर चला जाता है। तब वो लकड़ी जादू से एक साइकिल में बदल जाती है, जिसकी खबर मोहन को भी पता नहीं रहती। उसी रात दिनेश नाम का साइकिल चोर उस साइकिल को देख लेता है और वो सोचता है, अरे वाह, नई साइकिल। साइकिल को कोई ताला भी तो नहीं लगा हुआ है। शायद ये साइकिल मेरा ही इंतजार कर रही है। इस नई साइकिल से तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। इस तरह सोचकर दिनेश वो साइकिल लेकर चुपके से वहां से भागता रहता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद साइकिल रुक जाती है। दिनेश कितना भी पैडल चलाता लेकिन साइकिल आगे ही नहीं जा रही थी। तभी अचानक से साइकिल बोल पड़ती है, मेरे मालिक से मुझे चुरा कर ले जा रहे थे। अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। जादुई साइकिल की आवाज सुनकर दिनेश तो डर ही जाता है। जादुई साइकिल दिनेश को साइकिल से जोरों से नीचे गिराती है और अपने आगे के पहिए से वो मारने लगती है। ये सब देखकर तो दिनेश डर ही जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या बला है? अरे ये भूत है, ये भूत है, मेरे पीछे पड़ गई। अरे भागो यहाँ से। आज के बाद मैं कभी साइकिल को नहीं चुराऊंगा। भागो रे। ऐसा कहते हुए दिनेश वहां से भाग जाता है। वो जादुई साइकिल फिर से अपने आप चलकर मोहन के घर चली आती है। दूसरे दिन मोहन लकड़ी की जगह पर उस साइकिल को देखकर चकित हो जाता है और कहता है, अरे रमा, ये साइकिल किसकी है? क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? नहीं, मुझे क्या पता। और तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम नई साइकिल खरीद सको। पता नहीं ये किसकी साइकिल है और किसने यहाँ रख दी। तभी अचानक से वो साइकिल फिर से बोल पड़ती है, मोहन, मैं एक जादुई साइकिल हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे सारे दुख दूर करूंगा। ऐसा कहकर जादुई साइकिल के पैडल अपने आप चलने लगते हैं और साइकिल से पैसे निकलने लगते हैं। कुछ ही पलों में मोहन के सामने पैसों का ढेर सा जमा हो जाता है, जिसे देखकर मोहन और रमा दोनों ही बड़े खुश हो जाते हैं। तब रमा कहती है, अरे आपने कहा था ना कि माँ जी ने आपको लकड़ी दी थी। लगता है उसी लकड़ी से ये जादुई साइकिल बनी है। सच में भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आखिरकार उन्होंने हमारी सुन ही ली। उन पैसों से मोहन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में उनके घर एक नन्हा मेहमान भी आता है। अब तो उन दोनों के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मोहन और रमा अब जादुई साइकिल से मिलने वाले पैसों से गरीब लोगों की मदद भी करने लगते हैं।